डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम बीएसटी में अपना सेकंड चैप्टर कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें हम टेलर की टेक्निक्स कर रहे थे, जिसमें हम 3 टेक्निक्स हम कर चुके हैं। 4th टेक्निक पर हम है मेथड स्टडी। इट रेफर्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल वे टू डू ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। जो टेलर है उन्होंने रेफ़र किया है, उन्होंने इस टेक्निक में बताया है कि हमें सबसे खास रास्ता, मोस्ट सुटेबल वे ढूंढना है टू डू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। किसी जो भी हमारा पर्टिकुलर काम है उसको कराने के लिए हमें सबसे अच्छा रास्ता ढूंढना है। हमें बहुत सारे रास्ते देखने हैं कि किस किस तरीके से हम वो अपना काम कर सकते हैं। उनमें से जो रिसर्च करने के बाद जो सबसे अच्छा तरीका आएगा, जो सबसे अच्छा रास्ता आएगा, उस वे से हमें उस काम को पूरा कराना है। टू कंडक्ट दिस एक्टिविटी प्रोसेस चार्ट एंड ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक आर यूज। इस काम को कराने के लिए आप डिफरेंट टाइप के चार्ट्स या ऑपरेशंस, कोई भी एक्टिविटी किसी भी तरीके से जो भी आप करना चाहो रिसर्च करने के लिए, वो रिसर्च कर सकते हो। और उस रिसर्च से जो सबसे अच्छा तरीका आएगा और आपने उस रास्ते से, उस तरीके से आपने अपना वो काम करवाना है। अगला है मोशन स्टडी। इट रेफर्स टू अ टेक्निक टू स्टडी द मूवमेंट दोज आर नेसेसरी फॉर डूइंग ए वेल डिफाइंड जॉब वर्क। ये वो टेक्निक है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए कितनी बार हरकत की गई, मतलब किसी भी काम को पूरा करने के लिए कौन कौन से रास्ते, कौन कौन से तरीके हमें अपनाकर वो काम पूरा करना पड़ा। जैसे सपोज मतलब फॉर एग्जांपल यदि हम माने एक टेलर है, ठीक है, उसको कोई पैंट शर्ट सिलनी है, तो सबसे पहले वो कपड़ा बिछाएगा, फिर कटिंग करेगा, फिर मतलब उसका नाप वाप लेकर कटिंग करेगा, फिर उसकी स्टिचिंग करेगा, फिर उसको पैकिंग ऐसे बहुत सारे तरीके हो गए उसको काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, उस काम को पूरा करने के लिए एक प्रोसेस होगा, मतलब एक तरीका होगा। ठीक है, उस तरीके में से हमें वो तरीके जो अननेसेसरी हो रहे हैं उसे वो हटाना है, और जो खास तरीके जिससे वो यूज़ करते हुए वो काम करना है, सिर्फ वही रखने हैं। तो इस काम को पूरा करने के लिए इस मतलब जो मोशन स्टडी है, इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके लिए मूवी कैमरे को यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जो भी काम हो रहा है उसको कैमरे की हेल्प से हम उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, और उसमें हम ये देख सकते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए जो अननेसेसरी मोशन हुए हैं वो कौन कौन से हैं, और जो भी अननेसेसरी मोशन हुए हैं हम उसको स्किप करके, उसको एलिमिनेट करके, एलिमिनेट मतलब हटाकर, हम अपने काम को कम मोशनों के द्वारा, मतलब कम मेहनत में अच्छा काम करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हम ब्रिक का लेते हैं। उन्होंने एक ब्रिक उठाने का, मतलब जो मसून होते हैं, मसून मतलब समझते हो ना, जो मकान बनाते हैं ये मजदूर, उन्होंने उसके ऊपर कैमरा रखकर उसकी सारी हरकतों को उसमें कैद किया, और उसमें देखा कि उन्होंने 18 डिफरेंट एक्टिविटीज़ की अलग अलग तरीके से। मतलब जो ब्रिक उठाई तो उन्होंने 18 हरकतें बीच में की। तो जब उन्होंने उन सारी हरकतों को देखा तो उसमें अननेसेसरी जो एक्टिविटीज़ थी वो 5 थी। ठीक है, तो जो वो 5 अननेसेसरी हरकतें हमने हटा दी, तो हमारे काम में जो हरकतें बची केवल 13 बची। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मोशन स्टडी करने से जो हमारे वर्कर्स की या किसी भी एम्प्लॉयज़ की जो अननेसेसरी मोशंस हो रहे होते हैं, हम उसको हटाकर काम को थोड़ा जल्दी पूरा कर सकते हैं। अगला है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब हो गया कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को जो हमें करवाना है उसको करने के लिए कितना नॉर्मल टाइम लगेगा, स्टैंडर्ड टाइम कितना लगेगा। इट रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। इसके द्वारा हम ये देख पाते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को पूरा करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। द स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज टाइम टेकन बाय द सेवरल एक्सपीरियंस ऑफ ए सेम वर्क। ये कैसे निकलता है, जब हम किसी सेम काम को बार बार करते हैं, तो जितनी बार हमने काम किया तो उसमें हम एवरेज देख लेते हैं, उन सब काम की हम एवरेज निकाल लेते हैं। उस एवरेज टाइम को हम स्टैंडर्ड टाइम के तौर पर ले सकते हैं। दिस स्टडी इज कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। इसमें हम स्टॉप वॉच का यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये याद रखना, मोशन स्टडी में हमने मूवी कैमरा यूज़ किया था, टाइम स्टडी के लिए हमने स्टॉप वॉच यूज़ किया। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी आर टू गेट एस्टिमेटेड फिगर ऑफ लेबर कॉस्ट। इसका मेन मकसद है कि हमारी लेबर कॉस्ट की एस्टिमेशन क्या होनी चाहिए, कि किसी काम को करने के लिए हमें कितनी कीमत देनी है। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्कर, किसी भी काम को पूरा करने के लिए कितने वर्करों की ज़रूरत है। टू डिसाइड अबाउट द सुटेबल इंसेंटिव प्लान, कि हमें किसी भी काम को पूरा करवाने के लिए क्या हमारा इंसेंटिव प्लान होना
चाहिए। फैटिग्यू स्टडी का मतलब होता है जो, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल मतलब फैटिग्यू स्टडी में कह सकते हैं कि किसी भी काम को यदि हम बार बार लगातार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, हमने बीच में कोई गैप नहीं दिया, तो जब हम उस काम को लगातार करते रहेंगे काफ़ी लंबे टाइम तक, तो हम थक जाएंगे या हम बोर हो जाएंगे। तो उसके बाद जो लास्ट में जब हम काम करते हैं तो उतनी कहते हैं क्या नाम अंदर से जैसे कहते हैं ना फीलिंग, अच्छी फीलिंग से हम उस काम को नहीं कर पाते, तो हमारी जो कंडीशन होती है काम की वो पुअर हो जाती है, या हम खुश नहीं हो पाते, बिना खुशी के हम वो काम कर रहे होते हैं। तो इस टेक्निक में टेलर ने कहा है कि हमें जितने भी हमारे काम के घंटे हैं और जो हमारे रेस्ट ऑफ टाइम है, रेस्ट इंटरवल है किसी भी काम को, उन दोनों को मैनेज करना है। हमें डिटरमाइन करना है कि किसी भी काम को पूरा कराने के लिए हमें कितना रेस्ट इंटरवल रखना है, ठीक है। द रेस्ट रिफ्रेश द वर्कर, यदि किसी भी व्यक्ति को बीच में रेस्ट मिल जाता है, आराम मिल जाता है, चाहे वो 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, आधे घंटे का हो, उससे वर्कर को क्या मिलता है, रिफ्रेशेस मिल जाते हैं। रिफ्रेशेस मतलब वो तरोताजा हो जाता है, वापस उस काम को पहले वाली एनर्जी के तरीके से ही करने लग जाता है। दे वर्क अगेन विद देयर फुल कैपेसिटी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज टू मेंटेन द एफिशिएंसी लेवल ऑफ द वर्कर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वर्कर अपनी एफिशिएंसी मेंटेन रखे काम को पूरा करने में, मतलब डाउन नहीं होनी चाहिए एफिशिएंसी। देयर मे बी सो मैनी कॉजेज ऑफ फैटिग्यू सच लॉन्ग वर्किंग आवर, मतलब थकान होने के, थकने के, काम के गलत होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। या तो हमारे लंबे टाइम तक हम लगातार काम कर रहे हैं, या हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, या हमें काम सूट नहीं कर रहा, या हम खुश नहीं हैं, हमारे साथ बॉस का जो रिलेशन है वो सही नहीं है। तो ये सभी वजह है जिसकी वजह से हमारे काम करने में क्या होती है, थकान होती है और हम काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। अगला हमारा डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम एंड डिफरेंशियल पीस रेट। विभेदात्मक मजदूरी पद्धति। विभेदात्मक या डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम का मतलब है अलग अलग प्रकार की हमें मजदूरी रखनी है। यहाँ पर टेलर ने एडवाइस किया है कि जो वेजेस सिस्टम हो वो अलग अलग हो, क्योंकि वेजेस अलग अलग होने से एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जो कर्मचारी कुशल हैं, जो कर्मचारी एक्सपीरियंस्ड हैं, जो अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको सैलरी ज़्यादा मिलनी चाहिए। जो कुशल हैं, जिनको काम नहीं करना आ पा रहा या करना नहीं चाह रहे हैं, उनकी सैलरी कम होनी चाहिए। तो यदि हम इस तरीके से गैप रखेंगे, सबका ही हम एक जैसा रखेंगे, तो उनमें मोटिवेशन नहीं आएगा। जो काम अच्छे से करना चाह रहे हैं उनमें मोटिवेशन नहीं आएगा। यदि हम डिफरेंट वेजेस सिस्टम रखेंगे तो काम करने के जो तरीके हैं, काम करने की जो मतलब जिसे कहते हैं काम अच्छे से कर पाना, वो अच्छे से कर पाएंगे यदि उनका मोटिवेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम वेजेस आर पेड ऑन द बेस ऑफ वर्क डन। वेजेस हमेशा जितना उन्होंने काम किया उस बेसिस पर होनी चाहिए, नॉट बेसिस ऑन टाइम स्पेंड और डूइंग द वर्क। उन्हें ये नहीं देखना चाहिए कि उसने उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लिया, टाइम के हिसाब से वेजेस ना देकर काम कितना पूरा किया उसके हिसाब से वेजेस देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय ने 5 शर्ट बनाई 10 दिन में, ठीक है, और दूसरे एम्प्लॉयज़ ने वही 5 शर्ट 20 दिन में बनाई। तो यहाँ पर यदि दिन के हिसाब से सैलरी दी जाएगी तो इसने टाइम ऑफ वेस्ट किया है और इसने कम टाइम में अपनी एफिशिएंसी दिखाई है, तो इसे वही अगले 10 दिन में ये 5 शर्ट और बना लेगा। 10 दिन में बनाई थी ना इसने 5 शर्ट, यदि 20 दिन में मैंने बात करेंगे तो ये 10 शर्ट हो जाएंगी, और दोनों को 20 दिन के हिसाब से सैलरी मिलेगी, तो इसका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। और सैलरी यदि काम के हिसाब से मिलेगी तो ये भी ज़्यादा काम करने की स्पीड बढ़ाएगा, ज़्यादा काम करने के लिए अपनी स्पीड बढ़ाएगा। In this system, 2 different wages rates are used. One is high rate and other is low rate. Those workers who are able to produce the standard number of unit within a fixed during are paid are the high wages. वो वर्कर जो स्टैंडर्ड टाइम के अंदर, फिक्स ड्यूरेशन के अंदर स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी आपने तय किए हैं उतने यूनिट्स कर देते हैं, उन्हें ज़्यादा वेजेस मिलनी चाहिए। और जो उतने ही टाइम में जो स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट है वो पूरी नहीं कर पाते हैं तो उन्हें कम वेजेस मिलनी चाहिए। अगला है मेंटल रिवोल्यूशन, मानसिक क्रांति। मेंटल रिवोल्यूशन कॉल फॉर द चेंजेस इन द माइंडसेट ऑफ बोथ एम्प्लॉयज एंड वर्कर। मेंटल रिवोल्यूशन, मानसिक क्रांति का अर्थ है कि जो प्रबंधक है, जो मैनेजर्स हैं वो, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मनस्थिति में परिवर्तन करना, मतलब उन दोनों के जो विचार हैं उनमें परिवर्तन करना।
मानसिक क्रांति का मेन करने का पर्पज़ ये है कि जो दोनों कर्मचारी हैं वो एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को समझे, वो एक दूसरे को सहयोग करें। दोनों के वर्गों को ये समझाना है कि दोनों ही एक दूसरे की आवश्यकता है। यदि दोनों में से कोई नहीं होगा, एक नहीं होगा, तो काम पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए दोनों को एक दूसरे को सहयोग करना है, जिससे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तय किए गए ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो पूरे हो सके। टेलर ए रेवोल्यूशन इन माइंडसेट ऑफ बोथ एम्प्लॉइज एंड द वर्कर इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट प्रमोट फीलिंग ऑफ कॉपरेशन एंड विल बी बेनिफिशियल टू बोथ द पार्टीज। इसका बेनिफिट जो मिलेगा वो दोनों पार्टीज को मिलेगा। नॉर्मली इट सीन्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड वर्कर रिजल्ट इन डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रायः क्या देखने को मिलता है कि जो एम्प्लॉइज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बना पाते, जिसकी वजह से जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो घट जाते हैं, विद बोथ पार्टीज डिमांडिंग ए लार्ज शेयर ऑफ प्रॉफिट। दिस इज मेन रीजन वाई ए मेंटल डिविजन इज रिक्वायर्ड। अकॉर्डिंग टू टेलर, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ओवर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, बोथ द पार्टीज शुड मेक एफर्ट फॉर इंक्रीजिंग द प्रॉफिट। यहाँ पर टेलर ने कहा है कि हमें उन्हें समझाना चाहिए कि जो लाभ है उसमें इससे देने की बजाय हम अपने काम को इतने अच्छे से करें कि कंपनी के अधिक लाभ हो जाए। ठीक है ना। यदि इस तरीके से दोनों के जो मतलब दोनों की जो सोच है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो दोनों एक साथ मिलकर कंपनी के लिए काम करेंगे और कंपनी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे जो हमारा जो डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट है वो मीनिंगलेस हो जाएगा कि प्रॉफिट हमें बांटो, प्रॉफिट हमें बांटो, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। उनकी सैलरी ही इतनी अच्छी हो जाएगी कि प्रॉफिट बांटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो हमारे पास टेलर की जो टेक्निक्स हैं वो 9 टेक्निक्स हैं। ठीक है, 9 की 9 टेक्निक्स हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हमने जो करना है, अगला टॉपिक करना है, वो करना है कंपैरिजन स्टडी ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फ्यूल। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर, इस बुक का। ठीक है, हमने टेलर के बारे में भी पढ़ा और हमने फ्यूल के बारे में भी पढ़ा। दोनों ने जो कंट्रीब्यूशन दिया मैनेजमेंट को, उन दोनों के कंट्रीब्यूशन में क्या कंपैरिजन था वो पढ़ेंगे। सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ पढ़ लेते हैं, दोनों की में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ रही थी, फिर डिससिमिलैरिटीज़ पढ़ लेंगे। दोनों की ही कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ डिससिमिलैरिटीज़ हैं। सिमिलैरिटीज़ में सबसे पहले सॉल्यूशन टू मैनेजर प्रॉब्लम। दोनों ही मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे, दोनों ने ही मैनेजर प्रबंध की जो दिक्कतें आ रही थी, दोनों ने उसी को सोल्व करने की कोशिश की है अपने एक्सपीरियंस से और अपने एक्सपेरिमेंट से। द सॉल्यूशन प्रेजेंटेड बाय द बोथ दीज एक्सपर्ट्स आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ प्रिंसिपल्स। और दोनों ने अपने जो प्रिंसिपल दिए हैं उसमें उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश की है। स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। दोनों ने ही प्रैक्टिकल जो है काम की प्रैक्टिकल जो मतलब काम को प्रैक्टिकल तौर पर रियलिटी से जोड़ा है कि रियलिटी में मतलब एक परंपरागत तरीकों को ना देखकर हमें नए तरीके से अपना प्रैक्टिकल करके तब काम को करवाना चाहिए। तो इस चीज़ पर जोर दिया है। टेलर एंड फ्यूल बोथ देम डायरेक्टली कनेक्टेड विद द रियलिटी ऑफ वर्क, दैट इज़ वाई दे आर बोथ लेट स्ट्रेस अपॉन द प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट ऑफ वर्क। इसीलिए उन्होंने जो स्ट्रेस था किसी भी काम को प्रैक्टिकल करने में उसको घटाया है। अदर वर्ड्स, दे गेव देयर सजेशन अबाउट द इम्प्रूवमेंट where such improvement possible. They did not lay down any principle which cannot be brought into the parameters of the practical. उन्होंने ऐसा कोई भी प्रिंसिपल्स लाने की वो नहीं करी जिसका प्रैक्टिकल नॉलेज में कोई पैरामीटर नहीं है। स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। Stress on good industrial relation. Both experts are opinion that if good relation between the owner and worker establish the organization aims can be achieved. दोनों ने ही कहा है कि जो ओनर है और जो वर्कर है, यदि उनके आपस में रिलेशन अच्छे हो जाएं तो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। अब डिसिमिलरिटीज़ देख लेते हैं। फॉलोइंग आर डिसिमिलरिटीज़ ऑफ द आइडियाज़ ऑफ टेलर एंड फ्यूल्स। सबसे पहला है रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी रिलेटेड टू फैक्ट्री एरिया। जो टेलर ने जितने भी प्रिंसिपल्स दिए हैं वो फैक्ट्री एरिया से रिलेटेड हैं और जो फ्यूल ने दिए हैं वो हायर लेवल के मैनेजमेंट के लिए दिए हैं। ठीक है, इन्होंने फैक्ट्री लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए दिए हैं, प्रोडक्शन लेवल के लिए हैं और इन्होंने हाई लेवल के दिए हैं। यूनिटी ऑफ कमांड इज़ वायलेटेड, ए वर्कर वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ 8 स्पेशलिस्ट सिमिलटेनियसली। यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड को नेग्लिज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो 8 किसी भी वर्कर को 8 सुपरविजन से होकर गुजरना पड़ेगा और यहाँ पर स्ट्रिक्टली उस चीज़ को अप्लाई किया गया है। इट इज़ अप्लाइड इन स्पेशल सिचुएशन। ये वाला जो नियम है यहाँ पर जो टेलर के हैं वो स्पेशल जो सिचुएशन होगी वहाँ पर अप्लाई होगा और ये यूनिवर्सल है, ऑल ओवर वर्ल्ड में
कहीं पर भी इसको लागू किया जा सकता है। एस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जितने भी इन्होंने प्रिंसिपल बनाए हैं वो बार बार ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट करने के बाद बनाए हैं। इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, यूनिवर्सल ट्रूथ को सारा लेते हुए पर्सनल एक्सपीरियंस से वो सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो बनाए हैं। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ सिंप्लीफिकेशन, द स्टडी ऑफ टाइम एंड स्पीड एक्सेट्रा। इन्होंने प्रोडक्टिविटी के ऊपर जोर दिया है और इन्होंने एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं वो बनाए हैं। ये साइंटिफिक है और ये प्रोफेशनल है। साइंटिफिक मैनेजमेंट्स है, मतलब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट से है, और ये जनरल जो हमारी सोच होती है उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन के इन्होंने नियम बनाए हैं। कंक्लूजन ये निकलता है कि इट कैन बी सेड दैट दीज डेज मैनी चेंजेस हैव क्रिएट इन टू द वर्ल्ड ऑफ मैनेजमेंट. It is because these changes the principle of Taylor appear to a little old ones. On the other hand, principle advocated by Fowles get credence in the modern consent. Even then, Taylor's contribution cannot be considered insignificant on as his principle certainly guide the manager in some way of other. बेशक से उन्होंने कहा है कि जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत मतलब पुराने उसके हो गए हैं, उनका कम एडोप्ट किया है लोगों ने, फ्यूल का ज़्यादा किया है, मगर ये नहीं कह सकते कि जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं वो बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट है, उनका यूज़ नहीं है. ठीक है, क्लियर? तो अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है. इसके नोट्स बना लेना, और जब आप ये पूरी वीडियो कंप्लीट देखते हो तो अपना नाम, रोल नंबर और क्लास ये आपने कमेंट बॉक्स में आपने मेंशन करनी है, ताकि मेरे पास रिकॉर्ड हो कि किन बच्चों ने पूरा प्रॉपरली वीडियो को समझा है और देखा है. ठीक है, हैव ए नाइस डे.